नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2020 के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका सेट 10। इससे पहले मैंने 9 सेट्स आपको करवा दिए हैं। आपने अगर नहीं चेक करा तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो रिसेंट एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चंस होंगे जो आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इस सीरीज़ का नाम मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज रखी है। ये सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए ही उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो अच्छे से करें। दूसरी चीज़, पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, आप जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की भी मिल जाएगी। और अगर आपका कोई डाउट होता है इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। 20 क्वेश्चन हैं, 15 सेट करवाने को कहा था, 10वां सेट ये है, 5 सेट और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, वो भी आपको जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिखा, कहा क्या गया, 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? कहा गया 4 आदमी और 5 औरतें कोई कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। लिख दीजिए 4 men along with 5 women। अगर ये स्टार्ट करते हैं वर्क करना तो ये 15 दिन लेते हैं, राइट। कहा गया अगर 9 men और 6 women करें तो इसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो कहा गया टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज, हमें 7 डेज में करवाना है। तो हमसे कहा गया कि 4 men के साथ कितनी वीमेन आए, एक्स वीमेन हम मान लेते हैं, ताकि ये वर्क 7 दिन में हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया कि 4 men और 5 वीमेन मिलकर 15 दिन में करते हैं, 10 दिन में कौन करता है, 9 men और 6 वीमेन। यानी हम कह सकते हैं वर्क डन बराबर होगा, तो इंटू 10 लगा दो, क्योंकि 9 आदमी 6 औरतें 10 दिन और 4 आदमी 5 औरतें 15 दिन, और ये वर्क डन जो है वो बराबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, अब बराबर कर दो तो जगह 3 चौको 12 आदमी प्लस 15 औरतें बराबर हो जाएगा 18 आदमी प्लस 12 औरतें, राइट। यानी आप कह सकते हैं कि 3 औरतें बराबर 6 आदमी, यानी 1 औरत बराबर 2 आदमी, यानी 1 औरत 2 आदमी के बराबर कार्य करती है। इट मीन्स कि अगर हम मैन का 1 माने तो वीमेन 2 करती होगी, राइट। अब आपसे कहा गया, अब पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। आपको पता है 1 वीमेन 2 करती है, तो 5 दूनी 10 और ये 4 14 वर्क 1 दिन में हो रहा है, तो 15 दिन लग रहे हैं, यानी टोटल वर्क हो गया 14 गुणे 15, राइट। अब आपको करवाना किससे, इसको 7 दिन में करवाना है, यानी 1 दिन में कितना कार्य होना चाहिए, 30 यूनिट होना चाहिए। अगर 14 गुणे 15 वर्क है टोटल, इसको 7 दिन में करना है, यानी 1 दिन में 30 यूनिट होना चाहिए। अब 30 यूनिट में आपको पता है कि भैया कितनी महिला पुरुष काम कर रहे हैं, कितने पुरुष कार्य कर रहे हैं, 4। आपने कहा कि भैया 4 पुरुष कार्य कर रहे हैं, 1 पुरुष 1 यूनिट करता है, 4 पुरुष 4 यूनिट कर देंगे, यानी कि अब बचा कितना, 26, और 26 यूनिट इसको महिलाओं से करवाना है। आपको पता है 1 महिला 2 यूनिट करती है, तो 26 यूनिट करने के लिए 26/2 यानी कि 13 महिलाओं की आवश्यकता होगी। यानी 13 महिलाएं अगर हम रख दें काम पे तो हमारा कार्य 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 13, थर्ड ऑप्शन। समझ आ गया, क्या किया मैंने कि 4 आदमी 5 औरतें 15 दिन में, हमने कहा इसका वर्क डन इसके वर्क डन के बराबर हो गया। यहाँ से सॉल्व किया तो हमारा वीमेन बराबर 2 मैन आए, यानी 1 आदमी 1 कार्य करता है तो औरत 2 कार्य करती है। अब टोटल वर्क चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से किसी में से निकाल लिया, हमने निकाला, टोटल वर्क हो गया इतना। इसको हमें करवाना है 7 दिन में, यानी 1 दिन में हमें 30 यूनिट करवाना है। अब आपको पता है 4 पुरुष करना है, तो 4 पुरुष 4 यूनिट कर देंगे, यानी 26 यूनिट अब करवाना है। 26 यूनिट कौन करेगा, कहा कि हाउ मेनी वीमेन शुड असिस्ट, यानी कितनी औरतें साथ दें। तो आपको पता है 26 यूनिट औरतों ने करना है, 1 औरत 2 यूनिट करती है, तो 26 यूनिट करने के लिए 26/2 13 दिन की आवश्यकता, 13 औरतों की आवश्यकता होगी। थोड़े बड़े बड़े प्रश्न लिए हैं क्योंकि आपको लगता था कि कैलकुलेटिव पेपर नहीं ले रहा हूँ। कहा प्लेसेस ए एंड बी आर 396 किलोमीटर अपार्ट, ट्रेन एक्स लीव्स फ्रॉम ए फॉर बी एंड ट्रेन वाई लीव्स फ्रॉम बी टू ए एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे ऑन द पैरेलल ट्रैक्स। बोथ ट्रेन्स मीट after 5.5 hours. The speed of y is 10 km more than that of x. What is the speed of y, और किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस दी गई 396 किलोमीटर्स, यानी दिस वन इज ए एंड सेकेंड वन इज बी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 396 किलोमीटर। क्योंकि x जो है वो a से लीव करती है b के लिए, यानी कि इधर, और y b से लीव करती है x के लिए, राइट। कहा गया कि ये 5.5 घंटे बाद मिलती हैं, 5.5 घंटे बाद, यानी यहाँ कहीं पे मिलती हैं। 5.5 घंटे बाद अगर मिल जाते हैं, इसका मतलब दोनों ने 396 किलोमीटर कवर कर लिया। अगर ये 5.5 घंटे होता कितना, 11/2 आवर्स में दोनों ने मिलके कितना कवर किया है, 396, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 396/11/2। 11 से ये कटेगा 36 आ जाएगा,
और 36 दूना 72, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 72। अब आपको कहा गया कि जो स्पीड ऑफ वाई है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है एक्स से, यानी एक्स की स्पीड अगर ए माने तो वाई की स्पीड है a+10, यानी दोनों की रिलेटिव स्पीड मिलकर 72, यानी 2a+10 बराबर 72, यानी a बराबर 31 हो गया। अब a बराबर 31 हो गया तो आपसे पूछेगा y की स्पीड कितनी होगी। y की स्पीड आपने कहा a+10 है, यानी कि y की स्पीड हो जाएगी 31 + 10 यानी कि 41। अगला क्वेश्चन देखिएगा टाइम एंड वर्क से, कहेगा टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ इफिशियंसीज ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days, वाई अलोन स्टार्ट्स द वर्क एंड लीव्स आफ्टर 5 days, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय एक्स अलोन। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज कि एक्स और वाई के इफिशियंसीज का रेशियो 5:4 है। इट मीन्स कि एक्स 5 यूनिट अगर करता है तो वाई ने कितना यूनिट करना है, 4 यूनिट करना है, ठीक है। अब आपसे कहा गया दे टुगेदर कैन या वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days, यानी एक दिन अगर एक साथ कार्य करें तो 9 यूनिट 10 days में कंप्लीट कर देंगे ये दोनों मिलकर, यानी 90 यूनिट टोटल वर्क है। वाई ने अकेले स्टार्ट करा और 5 दिन बाद छोड़ देता है। वाई एक दिन में करता है 4 यूनिट, 5 दिन में इसने 20 यूनिट कर दिया होगा, यानी कि 70 यूनिट अभी रिमेनिंग है। और 70 यूनिट किसको कंप्लीट करना है, एक्स ने। एक्स करता है एक दिन में 5, 70 करने के लिए 70/5, इट मीन्स 14 days रिक्वायर्ड होंगे, राइट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी कि एक स्फीयर है जिसको हम पिघला के 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो स्फीयर है उसको पिघला के हम एक वायर ड्रॉ करते हैं, राइट। आपसे कहा गया इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 24 mm, यहाँ पे mm कर लीजिएगा, लेंथ दी गई 24 मिलीमीटर, तो आपसे फाइंड करने को कहा गया है क्रॉस सेक्शन की रेडियस क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कहा है कि इफ़ यू मेल्ट समथिंग, या अगर आप किसी पर्टिकुलर शेप को पिघलाते हैं और आप रिकॉस्ट इनटू अ न्यू शेप, आप रिकॉस्ट करते हैं इसको नए शेप में, नई आकृति में, तो वहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है वॉल्यूम, क्योंकि जो मेटल फर्स्ट वाले में यूज हुई है वही सेकंड वाले में यूज हुई है। इट मीन्स कि जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही आपके वायर के वॉल्यूम के बराबर होगा। वायर बेसिकली एक सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर जिसकी लेंथ या हाइट हम कहें बहुत ज़्यादा होती है, राइट। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूँ स्फीयर के लिए वॉल्यूम की तो 4π3πr³ होता है, ठीक है। आर की वैल्यू हमें पता है, ये बराबर है, आपको पता है हमने बनाया सिलेंडर तो उसका वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक है। दोनों के लिए रेडियस अलग अलग है, नहीं तो आप आर से इसकी पावर कर दो, ऐसे पाई कट गया, हमने वैल्यू पुट कर देनी, हमें निकालना क्या है आर। लेंथ दी गई है कितनी, 24, यानी कि यहाँ पे जो हाइट होगी वायर में वही लेंथ हो जाती है, यानी ये 24 दिया गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, यानी आर का क्यूब 8 × 8 = 64 × 512 इंटू ये 4/3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू रेडियस कितनी दी गई है नहीं पता है, और गुड़िया कितना दिया गया 24, राइट। लेंथ ऑफ द वायर 24, ठीक है। अब आपने सॉल्व करना है, 3 से काटोगे तो 5 2 7 1 8, 3 से कटना नहीं है, यानी आपको 3 इसको 4 से काट देना है, ये 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, 2 से ये कटेगा कितना 256 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से r² बराबर हो जाएगा 256/9, 256/9, यानी r बराबर हो जाएगा 256/9, यानी कि 16/3, 16/3 क्या हो गया, 16/3 रेडियस आ गई, यानी कि ये हो गया 5 सही 1/3 आपका रेडियस आ गई, किसके लिए, जो वायर बनाया गया है उसके लिए। 5 सही 1/3 रेडियस किसके लिए आ गई, जो वायर बनाया गया उसके लिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आप सारे मीटर सेंटीमीटर एक ही मात्रक में कर लीजिएगा, 8 mm रेडियस रही होगी ऐसा करके, ठीक है। समझ आ गया, आपको मात्रक एक ही कर लेना है, mm में निकालना है। क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा कुछ गलत टाइप कर दिया होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4/3πr³ बराबर πr' यहाँ पे कर लीजिएगा, πr'²h, यहाँ पे h बराबर l है, ठीक है। बस आपको सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा मेंसुरेशन से, कहा कि इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू हाइट। आपको दिया गया कर्व्ड सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर के लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है 2π एंड रेडियस इज r एंड हाइट इज s, देन कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA विल बी 2πrs, और दिस वन इज गिवन 1/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए 2πr × h + r होती है, यहाँ से समथिंग इज कट जाएगा, यानी h = आ गया 3h = h + r, या हम कह सकते हैं रेडियस = आ जाएगी 2h। अब अगर रेडियस 2h है इट मीन्स डायमीटर = 4h हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट, यानी कि डायमीटर अपॉन हाइट निकालनी है, यानी 4h/h, यानी कि 4:1 आपका रेशियो हो जाएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड ऑप्शन। लो भैया, कहा कि ये बेसल कंटेन्स अ 32 लीटर सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 5:3। इफ 12 liters of the solution are taken out and 7.5 liters of water are
added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution? देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कहा कि 32 लीटर्स का मिक्सचर है आपके पास, सोल्यूशन है जो किसका, एसिड एंड वाटर का। व्हाट इज दिस इन इट, एसिड है और वाटर है, ठीक है। एसिड एंड वाटर का जो रेशियो दिया गया वो 5:3 है। इट मीन्स कि 32 लीटर अगर है मेरे भाई, तो 5:3 के रेशियो में अगर डिवाइड करोगे तो 5 4 जा ये होगा और 3 4 जा ये होगा, यानी कि 20 और 12 है। एसिड इज 20 और वाटर इज 12। अब आपसे कहा गया इफ 12 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन आर टेकन आउट, अगर आप 12 लीटर निकाल रहे हो, इट मीन्स कि जिस रेशियो में एसिड और वाटर थे उसी रेशियो में निकलेंगे। इट मीन्स हमारा एसिड कितना निकला होगा, 5/8 हिस्सा, क्योंकि 5 एसिड था आउट ऑफ 8 12 का, तो 5/8 12 का कितना हो जाएगा, 4 से काट दोगे 4 दूनी 8 4 3 12, यानी 15/2 ये निकला होगा और 9/2 ये निकला होगा, यानी 20 - 15/2 यानी 20 - 7.5 ये हो गया होगा और 12 - 5.5 ये हो गया होगा, 4.5 सॉरी 12 - 4.5 ये हो गया होगा। अब आपसे कहा गया 12 लीटर सोल्यूशन निकालने के बाद 7.5 लीटर वाटर ऐड कर देते, 7.5 लीटर इसमें ऐड कर दो। अब आपके एसिड और उसकी मात्रा दोनों की पता है। आप कहेंगे 20 - 7.5 यानी कि 12 12.5 हो गया, और 12 में 3 जोड़ेंगे 15, यही अनुपात हो जाएगा। 25 से काटेंगे 25 × 5 = 125, 25 छक्का 150, यानी 5:6 आपका अनुपात हो जाएगा, राइट। 5:6 आपका अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। कहा गया इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ABC की जगह पे ABD कर लीजिएगा, ठीक है। टाइप करते टाइम ABC इतना लिखने की आदत हो गई, ABD लिखा ही नहीं जाता। क्योंकि इन ट्रायंगल ABD सीज द मिड पॉइंट ऑफ BD, इफ AB 10 AD 12 AC 9, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ VD। अब आपको यहाँ पे सीधे मैं एक फिगर ड्रॉ करके एक थ्योरम बता रहा हूँ, ध्यान से, सबको पता भी होगी लगभग, और जिनको नहीं पता उनको मैं समझा दूंगा, ध्यान से समझिएगा। ये आपको एक मिनट, ये आपको हो गया A, ट्राइंगल का नाम है ABD, C मिड पॉइंट है यानी AC मीडियन है, दिस वन इज योर मीडियन AC। आपको दिया क्या गया, AB 10 दिया गया, AD 12 दिया गया है, दिस वन इज 12, और AC इज इक्वल टू 9 दिया गया है, दिस वन इज 9। आपको BD की लंबाई निकालनी है, BD की लंबाई, ठीक है, BD की लंबाई निकालनी है, यानी कि हम इसको अगर C मिड पॉइंट है, क्योंकि देखो हमसे कहा गया C इज द मिड पॉइंट, यानी कि अगर BC को x माने तो ये भी x हो जाएगा, ऐसा कहने का मतलब है, राइट। तो अभी एक फार्मूला है, अपोलोनियस थ्योरम का नाम सुना है, लिखिएगा यहाँ पे, मैं लिखवाए दे रहा हूँ, बाई APOLLONIUS, अपोलोनियस थ्योरम, THEOREM। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है कि अगर AC मीडियन हो, कहने का मतलब अगर AC मीडियन हो तो आपको, अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट ही यही है कि AB का स्क्वायर, यानी ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली साइड AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन कौन सी है, AC का स्क्वायर, और प्लस नीचे वाले आधार के मध्य बिंदु, मतलब आधार के आधे भाग का, यानी कि BC या CD कुछ भी कर दें, इसका स्क्वायर। ये आपको अपोलोनियस थ्योरम से पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अपोलोनियस थ्योरम का यूज कहाँ पे आएगा। तो आपको अगर पता हो कि 2 भुजाएं दी गई हों और एक मीडियन दिया गया हो, कहने का मतलब तीनों भुजाएं मीडियन की बात की जा रही हो, या फिर तीनों भुजाएं मीडियन की बात की जा रही हो, यानी कि ऑल 3 साइड्स आर गिवन और यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। एक दूसरा, अगर आपको 2 भुजाएं और एक मीडियन की लंबाई दी गई हो, तीसरी भुजा की लंबाई पूछी गई, तो वहाँ पे आप कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, अपोलोनियस, ठीक है। करने को बेसिक से भी हो जाएगा कि 10 9x वाला एक ट्रायंगल बनेगा, 12 9x वाला एक ट्रायंगल बनेगा, 10 12 और 2x वाला एक ट्रायंगल बनेगा, तीनों के एरिया पर, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इससे बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे शायद मैं पहली बार या दूसरी बार अपोलोनियस नहीं, दूसरी तीसरी बार यूज करवा रहा हूँ। यहाँ पे AB का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर, AC 81 प्लस BC स्क्वायर आपको यहीं पे लिख देना है, राइट। 2 से काटेंगे तो 244 कट के 122 हो जाएगा, यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 122 माइनस 81 यानी कि 41, यानी यहाँ से हमारा BC बराबर हो जाएगा √41। अब अगर BC √41 हो गया, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BD, यानी कि BC का 2 गुना, BC तो आधा भाग है, BC के 2 गुना, यानी कि आपको BD की लंबाई निकालनी है, यानी कि यहाँ से BD बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BC, यानी 2√41। आपका आंसर हो गया 2√41 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th वन, यानी कि लास्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो अपोलोनियस थ्योरम आप एक बार फिर से याद कर लीजिए, क्या कहती है अपोलोनियस थ्योरम। मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, उसमें उसके लिए आपको अपोलोनियस मेरे साथ दोहराना है, ये A है या PQR लिखो, A बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे, PQR लिखो, और इसका मध्य बिंदु है, मान लो ये बिंदु S है, ठीक है।
ये मीडियन है, मीडियन इसको इस तरह से दिखाई दे रहा हूँ, तो आप अपोलिनियस लगा दो। अपोलिनियस क्या कहेगी यहाँ पे कि पी क्यू का स्क्वायर यानी साइड पी क्यू का स्क्वायर प्लस साइड पी आर का स्क्वायर, साइड पी आर का स्क्वायर बराबर होता है 2 गुना ऑफ मीडियन का स्क्वायर यानी पी एस का स्क्वायर प्लस आधार के जो भुजा का मीडियन ड्रा किया गया है उसके आधे भाग क्यू एस लिखें एस आर, तो क्यू एस का स्क्वायर लिख दें। ये कौन कहता है? अपोलिनियस चाचा कह के गए हैं, अपोलिनियस कह गए हमसे कि ये एक दिन ऐसा दिन आएगा कि ये वाला थ्योरम यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अपोलिनियस है, राइट। लो भैया, कहा कि ये सर्टेन सम अमाउंट्स टू 4205.55 एट 15% पर एनम, आपको दिया गया 15% वार्षिक ब्याज की दर है और उससे हमारा धन कितना हो जाता है? हमें दिया गया 4205.55 कितने साल में? 2/5 ईयर्स। आपको कंपाउंड ईयरली दिया गया यानी कि वार्षिक लगता है, आपको सम निकालना है। आसान सा प्रश्न, देखिएगा कैसे होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्रिंसिपल पी हो, रेट कितना? 15% वार्षिक यानी कि एक वर्ष का 15%, तो एक साल में 15% लगेगा यानी 1 + 15/100 यानी 1 + 3/20 यानी कि 23/20। कितने साल? पूरे दिए गए 2 साल यानी इसके पावर 2 लग जाएगा और 1 2/5 साल दिया गया, तो 15% पूरे साल का, 2/5 साल का 6% यानी 1 + 6/100 यानी 53/50। इतना अगर हमारा हो जा रहा है धन, तो ये बराबर दिया गया 4205.55, ये दिया गया। अब आप इसको सॉल्व करिए। ये लिखा हुआ P × 23 × 23 × 53 यानी 53 इज इक्वल टू दिया गया 4205.55 और × 400 और × 50, 2 0 हटा दो, ये पॉइंट हट जाएगा, 4 × 50 200 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, जो सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? मान लो कि 23, देखो इतना गंदा वाला कैलकुलेशन है। 23 का 23, ये 19 190 बचेगा, 23 8 184 बचेगा शायद, हाँ 23 8 184 बचेगा। ये आपका 6 65 बचेगा, 23 दूना 46, 19 195, 23 8 184, 23 5 115, 23 से कट गया, 23 से काटेंगे, 23 6 138 होता है, 23 8 184 यानी 23 7 ले जाएंगे, 7 या 21, 7 दूना 14, 2 16, 23 7 161, ये 218 बचेगा, 218 बच रहा है, ठीक है। और 23 9 217 होता है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, नहीं 23 9 207 होता है, यानी कि ये बचेगा 11, ठीक है। 11 और 115, 23 5 115, ठीक है। फिर 53 से काटेंगे, 53 से काटेंगे, 53 इकनम 53, ये बचेगा 465 मेरे हिसाब से, तो कितनी बार जाएगा? 465 हो रहा है, 53, ये बचेगा 2 6 5, हाँ 5 बार जाएगा, ठीक है। यानी आपका बचा P बराबर 15 × 4 × 50 यानी 15 × 50 7500 हो गया, 750 हो गया और × 4 3000 हो गया। तो कैलकुलेशन बहुत गंदा वाला था, लेकिन आपने आंसर निकाल लिया, राइट। तो आपको बस ये याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, पी एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एंड पी टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। पी क्यू ने क्यू आर यहाँ पे कर लीजिए, ये क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। कहा गया एस पी टी इज इक्वल टू दिस वन 28, आर इज इक्वल टू 23, क्यू की वैल्यू निकालें। ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया एंगल क्यू बड़ा है एंगल आर से, यानी परपेंडिकुलर क्यू के साइड में होगा। अगर पी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो क्यू के साइड में ड्रा होगा, ठीक है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और दिस वन इज आर, ठीक है। पी टी परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ऐसा दिया गया। पी टी परपेंडिकुलर है, ये मान लो पी टी है, एक मिनट, पी टी, ठीक है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये इस तरह से होगा। और कहा गया पी एस बाइसेक्टर है पी का, ये पी एस है मान लो, बाइसेक्टर है पी का, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। अच्छा, आपको दिया गया एंगल एस पी टी की वैल्यू कितनी दी गई है? 28, यानी कि ये 28 दिया गया है। आर 23 दिया गया, आर 23 दिया गया है, ठीक है। तो आपसे कहा गया क्यू की वैल्यू क्या होगी? क्यू की वैल्यू क्या होगी? आपको पता होगा कि जो अगर ये बात करी जाए कि एस पी एस एंगल बाइसेक्टर है, पी टी परपेंडिकुलर है, तो एंगल पी एस टी एंगल एस पी टी बराबर होता है हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर, एंगल क्यू माइनस एंगल आर। एस पी टी की वैल्यू कितनी दी गई? 28 टू जा कितना हो गया? 56, ये बराबर हो गया क्यू माइनस आर, क्यू आप लिख दीजिए, और माइनस आर की वैल्यू कितनी दी गई? 23, यानी क्यू बराबर हो जाएगा 56 + 23 यानी 79 डिग्री, 79 डिग्री। यहाँ पे देखो मैंने ये जो एरर लिखा है वो क्यों लिखा है? एरर इस प्रकार से होगा कि पी क्यू पे परपेंडिकुलर दिया गया था, जो कि क्यू आर पे होना चाहिए। तो ये सबको प्रश्न में नंबर मिल गया होगा। हालांकि आपको बस ये पता होना चाहिए पी एस इज एंगल बाइसेक्टर एंड पी टी इज परपेंडिकुलर। इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एस पी टी देन यू कैन राइट इट एज हाफ ऑफ ग्रेटर वाला एंगल माइनस स्मॉलर वाला एंगल, ठीक है। तो ये आपको एंगल एस पी टी की वैल्यू पता होनी चाहिए, हाफ क्यू माइनस आर, ठीक है।
ये सबको रटा हुआ होगा। पी एस आर की वैल्यू 125, पी क्यू आर निकालना है आपको। एस क्या दिया गया, एस क्या है, इंसेंट। अब अगर एस इंसेंटर हो तो पी एस आर बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस क्यू बाई 2, ये बराबर है 125, यानी कि क्यू बाई 2 35, यानी पी क्यू आर एंगल क्यू या कोण पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री। ठीक है, देखो कहा गया इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ए बी और ए सी पे 2 पॉइंट्स लेना है, डी एंड डी। दिस वन इज योर पॉइंट ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। डी इज दिस पॉइंट एंड ई इज दिस पॉइंट। डी ये वाला है, ई ये वाला है। ठीक है, आपको और क्या दिया गया, आपको दिया गया है ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर मैं ए डी बट्टे ए बी लिख लूँ तो ये बराबर हो जाएगा ए ई बट्टे ए सी, ऐसा हो जाएगा। ये तो लिखा हुआ ए डी ए बी और ए ई बट्टे ए सी। कहने का मतलब अगर ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी है, इट मीन्स आपका डी ई पैरेलल हो जाएगा पी सी के, दैट्स ऑल। अगर आपको दे दिया ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी और इस प्रकार का फिगर बनाओ तो आप कहेंगे ट्रायंगल ए डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, इट मीन्स डी इज पैरेलल टू बी सी, दैट्स ऑल। क्योंकि ए डी ई एंगल जो है वो ए सी बी प्लस 30 है, यानी ए सी बी वाला ये वाला एंगल है। अगर इसकी वैल्यू थीटा मानूं तो ए डी हो जाएगा 30 प्लस थीटा, यानी थीटा प्लस 30। ठीक है, अच्छा क्योंकि ए बी सी जो है वो 78 डिग्री है, ए बी सी 78 डिग्री, दिस वन इज 78 डिग्री। तो आपसे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू। अब देखो मेरे भाई, अगर मैंने कहा कि डी पैरेलल है किसके, बी सी के, तो आप कहेंगे ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, दोनों बराबर। थीटा प्लस 30 बराबर 78, यानी थीटा इज इक्वल टू 48 आ गया। थीटा 48 यानी ये 78 ये 48, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16 7 126, ये दोनों मिलके हो जाएंगे, यानी एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 126, यानी कि 54 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 11th का आंसर 54 हो गया। समझ आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी। अगर ये ऐसा है तो सिमिलर ट्रायंगल उल्टा यहाँ पे दे दिया गया था। यहाँ पे सिमिलरिटी आपको पहले, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आपको पहले दे दिया गया, आपको सिमिलर निकालना था। तो इन्हीं के बीच में एक आसान सा प्रश्न, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू पी, पी इज ग्रेटर देन 1, कॉसेक एक्स प्लस 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स पी है तो आपको पता होता है सेक एक्स माइनस टेन एक्स इसके विपरीत हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाला रेसिप्रोकल, यानी 1 अपॉन पी हो जाता है। अब आप पहले सेक एक्स की वैल्यू निकालो। सेक एक्स आपको पता होगा, सेक एक्स निकालने के दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सेक एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा पी प्लस 1 बाई पी। इट मीन्स यहाँ से हमारा सेक एक्स इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ऐड कर दीजिए तो 2 सेक एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p प्लस 1 अपॉन पी, यानी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी, तो सेक एक्स इतना हो जाएगा। अब सेक एक्स अगर इतना है तो ऐसे देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सेक एक्स यानी कि ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 1, आधार कितना है 2p, तो ये वाला कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। आपको फाइंड क्या करना है, कॉसेक एक्स प्लस 1, कॉसेक एक्स हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अगर आप सॉल्व करो पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2, तो 2p स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, पी स्क्वायर, यानी 12th का आंसर पी स्क्वायर हो गया। 2 लाइन्स के इक्वेशंस देंगे। लाइन अगर 1 डिग्री मतलब सिंगल डिग्री इक्वेशन है तो वो लाइन होगा 5x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4y माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पे जिसकी कोऑर्डिनेट mn दिए गए हैं। आपको 2m माइनस 3n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है देन यू हैव टू सॉल्व बोथ इक्वेशंस जो गिवन है उनको सॉल्व करना पड़ेगा, और जो वैल्यू आएगी x की वो m हो जाएगा, जो y की वैल्यू आएगी वो n हो जाएगा। आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। तो 5x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करना है। तो आप पहले तो इसको इक्वेशन सही से लिख लो, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 दिया गया, राइट। दूसरा वाला इक्वेशन दिया गया 4y, तो माइनस 3x ऐसे करके लिखो, माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखो आपको करना क्या है, 2 से कर दो गुणा ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। दोनों को 2 जोड़, तो हो जाएगा 10x माइनस 3x यानी कि 7x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 किसी में पुट कर दो, ये हो गया माइनस 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 4y इज इक्वल टू 8, यानी y इज इक्वल टू माइनस 2। y की वैल्यू माइनस 2 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई। x m है, y n है। अब आपको निकालना है 2m यानी कि माइनस 2 माइनस 3n यानी कि प्लस 6, तो माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, प्लस 4, राइट।
कहा कि n solid metallic spherical balls are melted and recast into a cylindrical rod whose radius is 3 times that of a spherical ball and height is 4 times the radius of a spherical ball. The value of n. कहा गया कि n स्फेरिकल बॉल को मेल्ट किया जाता है। आपको पता है कि अगर एक स्फेरिकल बॉल की रेडियस r है तो n मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। n को पिघला गया यानी इतना टोटल वॉल्यूम है। इसको पिघला के हम क्या बना रहे हैं, एक रॉड बना रहे हैं, सिलेंड्रिकल रॉड। सिलेंड्रिकल रॉड जो बना रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस के बारे में दिया गया कि वो 3 टाइम है स्फेरिकल बॉल की रेडियस की, यानी कि 3r पाई r स्क्वायर एच होता है, तो r की वैल्यू 3r यानी कि पाई r स्क्वायर इंटू एच। आपको पता है हाइट 4 टाइम्स है रेडियस की, यानी हाइट है 4r। अब आपको निकालना है n की वैल्यू। आप देखिए r क्यूब से ये कट गया, ये कट गया, कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी कि 4/3 n इज इक्वल टू दिया गया है 3 का स्क्वायर 9 चौको 36, 4 से कटेगा 9, n इज इक्वल टू 9 इंटू 3 यानी 27 हो गया। ठीक है, 27 हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया 14 का 27। सबसे घटिया फल पता है कौन सा होता है, कीवी। क्यों, जुबान लड़खड़ाने लगती है खाने के बाद। अगर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर, ये ट्रेन ए टेक्स 2/3 आवर्स मोर देन बी। इफ द स्पीड ऑफ ए इज डबल्ड इट वुड टेक 1 and 1/3 आवर्स लेस देन बी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा प्रश्न, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कैलकुलेटिव है, बाकी मैं इसको आसान बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि 416 किलोमीटर कवर करना है, ए को 2 and 2/3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं बी से। ठीक है, क्योंकि अगर ए की स्पीड डबल करती जाए तो ये 1 सही 1/3 घंटे लेस लेगी 20 से। तो आपसे कहा गया स्पीड ऑफ ट्रेन है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं 416 को ए से जाऊं, मैं 416 को ए से जाऊं तो कुछ टाइम लगता होगा जो 20 से 2 सही 2/3 घंटे ज़्यादा है। मैंने कह दिया, ठीक है। कहा कि अगर मैं ए की स्पीड 2 गुना कर दूं यानी 416/2 ए से जाऊं तो ये अभी कितना समय ले रही है, अभी ये 1 सही 1/3 घंटे कम समय ले रही है, यानी कि 20 से 1 सही 1/3 घंटे कम समय ले रही है। यानी अंतर देखिए, अगर मैं 416 को ए से जा रहा हूँ, 416 को 2 ए से जा रहा हूँ, तो अंतर समय में कितना आ रहा है 2 सही 2/3 और ये प्लस 1 सही 1/3 है, 3 1 4 घंटे लग जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं 416 को अगर 2 ए से जाएँ, 416 को ए से जाएँ तो ये जो समय का अंतर होगा वो आएगा 4 घंटे का। बस सॉल्व कर लेना। तो 416 ये कटेगा 208 हो जाएगा, यानी कि 416 माइनस 208, ये 208/ए इज इक्वल टू 4, यानी ए इज इक्वल टू 4 पंचे 20, 4 दूना 52 किलोमीटर प्रति घंटे। ये मेथड से मैं पहली बार करवा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को चाहिए था ट्रिक। लो ट्रिक, ये ट्रिक नहीं बेसिकली कॉन्सेप्ट है। मैं ट्रिक कह के ही पढ़ाता था आपको, अरे गुरुजी क्या बात है, लेकिन यही मैं कॉन्सेप्ट कह के पढ़ा दे रहा हूँ। समझ, आपको मास्टर कहते थे 2 सही 2/3 और 1 सही 1/3 जोड़ लो, आप कहते हो 4 आपका कहते हैं 416 में ए से डिवाइड करो, 416 के आधे में ए से डिवाइड करो यानी 208, यानी आप कहोगे इसका आधा करो ए से डिवाइड करो, यानी कि 416 का आधा 208/ए बराबर 4, यानी ए बराबर 54। आपको ऐसे मास्टर बता देते हैं। आप कहते हैं 416 यहाँ पे डबल लिखा है यानी आधा कर दो 208। आपसे कहते हैं कि ये दोनों जोड़ो, तो आप कहते हो 2 सही 2/3 और 1 सही 1/3 4 से 208 में डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाता है 52। आप कहते हो बहुत अच्छा मास्टर साहब, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ है, क्यों आता है, आपको ट्रिक पता चल गई, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये पता चल गया। अब एग्जाम में आया कि ए से इतना ज़्यादा लेती थी, डबल किया हमने, इतना कम हो गया, तो आपको बस क्या काम कर देना है, इसका आधा करना है और इन दोनों समय को जोड़ के बस उसी में डिवाइड कर दिया। 416 में हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 416 का मैंने यहाँ पे डबल किया जा रहा था, यानी इसका आधा करना है तो 208 हो जाएगा। फिर क्या करना है, 2 2/3 एंड 1 1/3 का सम करना है, यानी 4 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, आपका स्पीड आ जाएगा ए का। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो आपको करने में आसानी होगा कि ये मैन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 मिनट्स एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 9 मिनट्स। व्हाट द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। आराम से देखिए, ताकि एक आदमी 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है 12 मिनट। अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम स्पीड होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ये बराबर देखिए 12 मिनट में 900 यानी 1 मिनट में 12 7 84 12 5 60। और कहा गया 9 मिनट में वापस आ जाता है, यानी कि 900 को 9 मिनट में धारा की दिशा में वापस आता है, यानी b + s 100 दिया। अब आपसे कहा गया मैन की स्पीड निकालिए। मैन की स्पीड ये आपका मीटर प्रति मिनट आई है, मीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब आप बोट की स्पीड निकालो, वही मैन की स्पीड हो जाएगी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी कि बोट की स्पीड बराबर हो जाएगी 175/2। ये मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मीटर, इतना मीटर 1 मिनट में जाती है, 60 से गुणा कर दोगे तो 175/2 गुणे 60 मीटर प्रति घंटे जाएगी। और अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे, यानी अब ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटे। एक ये कटा, 2 से ये 2 3 6 हो गया,
25 से कटे 25 7 150 25 चौको 100 7 या 21/4 यानी 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है। 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटे। देख लो भैया, कहा बाइसेक्टर ऑफ ए इन ट्रायंगल एबीसी मीट बीसी इन डी, ए बी इज इक्वल टू दिस वन, ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू दिस वन, डी सी की लंबाई निकाले। तो एंगल बाइसेक्टर दिया गया, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगने से कोई रोक सकता है? नहीं, महाबली नहीं रोक सकते। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए एसएससी जो पूछती है, ये पहली चीज़ आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम नहीं है, ये आपका सेबी का एग्जाम नहीं है, ये आपका आईएएस का एग्जाम नहीं, ये है एसएससी का एग्जाम। तो इसकी औकात पता ही होनी चाहिए। बस नौकरी ठीक ठाक देता है, बाकी एग्जाम बड़ा साड़ा हुआ होता है। क्योंकि ए का बाइसेक्टर है जो वो बीसी को डी पे काटता है, ये बीसी को डी पे काटता है। ए बी बराबर 15 दिया गया, ए बी बराबर 15 दिया गया, ए सी इज इक्वल टू 13 दिया गया, बीसी की लंबाई 14 दी गई, यानी कि ये एक्स है, तो ये 14 माइनस एक्स। कहने का मतलब इतना समझो, या हटाओ ये सब एक्स माइनस 14 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स से आप घबरा जाते हो और आपको लगता है मास्टर को कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो ये देखो डीसी की लंबाई निकाल। आपको पता होगा अगर ए डी एंगल बाइसेक्टर है तो आपको पता होगा ए बी और बी डी का जो अनुपात होगा वही ए सी और सी डी का होगा। या आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में बता दूं, ये होता है ए बी बटे बी डी बराबर होता है ए सी बटे सी डी, या हम कह सकते हैं ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे सी डी। तो आपको दिया गया ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा, यानी इन दोनों का अनुपात, वही अनुपात हो जाएगा बी डी और डी सी का। अगर मैं बात करूँ कि बी डी और डी सी का अनुपात 15:13 है, ए बी और ए सी का, तो इन बी डी और डी सी का भी 15:13, यानी 15 और 13 अनुपात, यानी 15 और 13 अनुपात को जोड़ें, यानी अगर बी डी की लंबाई 15 माने, डी सी की लंबाई 13 माने, तो दोनों की लंबाई 28, जो कि 28 न हो क्या इसकी आधी है, यानी बी डी की लंबाई भी इसकी आधी हो जाएगी और डी सी की लंबाई भी इसकी आधी हो जाएगी। तो आपको डी सी की लंबाई बताएंगे तो 13/2 यानी 6.5 हो जाएगी, और अगर आपके इससे पूछी जाती तो ये 7.5 हो जाती। तो आपका करेक्ट आंसर बी डी के लिए 7.5 और डी सी के लिए 6.5। तो आपका कौन सी थ्योरम लगी? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ थ्योरम्स है, और मैंने इसके लिए ज्योमेट्री का नोट्स अपना शेयर कर रखा है टेलीग्राम पर, आप जाके चेक कर सकते हैं, वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन करवाया तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस तरह का मिलेगा। कहा गया कि गिवन दैट 5x - 3 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 27 4 - 3x का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस वन। आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2x + 1 की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको बताइए ये a क्यूब लिखा है, ये b क्यूब लिखा है, और 27 को अगर मैं अंदर कर दूं तो 3 टाइम्स ऑफ इसका क्यूब, ये c का क्यूब लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है, ये बराबर हो जाएगा, इसको 9 को 3 मान दो, 3 बना दो, ये 3 × 3 - 5x को 5x - 3 यानी माइनस कॉमन लेके यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको लिख लो, जो दिया गया है उसको लिख लो, 5x - 3 का होल क्यूब। 1 मिनट मैं राइटिंग बनाऊँ 5x - 3 का होल क्यूब प्लस 2x + 5 का होल क्यूब प्लस ये 3 टाइम्स ऑफ 4 - 3x लिखा हुआ है, इसका होल क्यूब है। ठीक है, बराबर यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 - 5x का माइनस में कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे 5x - 3 छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे 2x + 5 है, इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ, और 3x - 4 को मैं माइनस अंदर घुसेड़ दे रहा हूँ, ये 4 - 3x हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे 9 था, मैंने 3 ही लिया था, तो 3 यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc कब होता है? जब a + b + c बराबर 0 होता है। a + b + c बराबर 0 कर दो, यानी 5x - 3 प्लस 2x + 5 प्लस 3 से गुणा कर दो 12 - 9x बराबर 0। तो ये हो गया 5 2 7 में से 2 घटेगा 2x को हमने दाएं साइड में ट्रांसफर कर दिया। अब बचा कितना? 5 में से 3 घटेगा 2 और 12 14, यानी कि 2x बराबर 14, x बराबर कितना आ गया? अब काखरे x बराबर निकालोगे, 2x बराबर 14 तो 2x + 1 यानी 14 1 15, आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव वाला। राइट, अगले प्रश्न पे आते हैं। देख रहे हो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए तेरा भाई क्या कर रहे हैं? हाँ, कीवीज एंड पपायाज एंड फलानी ढमकी सब खा रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन कवर्स 40% ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम A to B at 8 km/h, 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 9 km/h एंड रेस्ट एट 12 km/h। हिज एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। कहा गया एक आदमी 40% दूरी A से B तक की 8 घंटे में, 40% रिमेनिंग की 9 किलोमीटर प्रति घंटे और रेस्ट को 12 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेवल करता है। एवरेज स्पीड निकाल। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम टोटल डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं 100, मान लें, ठीक है। 100 का 40% यानी कि 40 किससे जा रहा है? 8 की स्पीड से, यानी 5 घंटे लगते होंगे। कहा गया 40% रिमेनिंग का, यानी 60 का 40%, बचा कितना? 60 का 40%, 24 दूरी कितने से जा रहा है? 9 से। समय कितना लगेगा? 24/9 यानी 8/3। बचा कितना? 64 चल दिया 36, कितने से जा रहा है? 12 से। समय कितना लगेगा? 36/12 3। आपको एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 100 बट्टे टोटल टाइम 5 3 8 और 8 सही 8/3 32/3 हो जाएगा। 3 ऊपर चला गया,
4 से कटेगा 4 8 32, 4 से कटेगा 4 25, 25 या 75/8 यानी कि 8 9 72 सही 3/8। इतना किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड हो जाएगी। समझ आ गया? देख लो, कहा गया द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। कहा गया बेस जो है उसकी रेडियस जो है सिलेंडर के लिए 20% बढ़ा दी जाती है, यानी 5R थी तो अभी 20% बढ़ा के 6R कर दी गई। बाई व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रिड्यूस सो दैट द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम एज बिफोर। हमने कहा भैया कि रेडियस हमने 5 थी 6 कर दिया, यानी कि अभी वॉल्यूम कितना हो गया पाई इंटू इसका स्क्वायर, यानी 25 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, और मतलब 25 पाई आर स्क्वायर H1 हो गया। इसको ऐसे समझो, यह हटाओ, हमारे लेते हाइट पहले एच थी अभी एच डैश हो गई। अब आपसे पूछा कि कितना परसेंट घटाएं, ध्यान से देखिएगा। हमें वॉल्यूम रखना है कांस्टेंट, यानी ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू 25 आर स्क्वायर इंटू एच, ये बराबर हो जाएगा पाई इंटू 36 आर स्क्वायर इंटू एच डैश पाई आर स्क्वायर, यानी एच डैश इज इक्वल टू हो गया 25/36 एच। कहने का मतलब समझिएगा, ये अगर 5 था तो 6 हो गया, अब इसका स्क्वायर होता है रेडियस का, तो ये 25 था तो 36 हो गया, यानी हमारा 25 था हो गया 36, तो हमें एच डैश को 25/36 रखना पड़ेगा ताकि हमारा कांस्टेंट रहे। समझ लो, यानी हमने रेडियस में 25 से 36 हो जा रहा है, 25 स्क्वायर, पहले आर स्क्वायर 25 था अभी आर स्क्वायर 36 हो गया। हमें अगर कांस्टेंट रखना है तो इसका 25/36 हाइट ओरिजिनल की रखनी पड़ेगी दूसरे केस में, यानी आपको अगर हाइट 36 थी तो अभी कितनी रखनी पड़ रही है 25, अगर हाइट 36 थी तो अभी कितनी रखनी पड़ रही है 25, यानी कितना कम करना पड़ेगा 11, कितने पे 36 पे, परसेंट में निकालने जाओगे 11/36 गुणे 100 करोगे, 4 से कटेगा 25, 4 से कटेगा 9, 11 गुणे 25 कितना हो जाएगा 275/9, 9 30 सही 5/9% घटाना पड़ेगा। समझ आ गया? तो ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा आपको, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा नहीं, 20 प्रश्न खत्म। तो लास्ट में चैंपियंस मैं क्या बोलता हूँ, गुड लक, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। कई सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए, और आप लोग लाइक नहीं करे हो ना, करो फटाक से लाइक करो, और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा भैया। ये जो 15 सेट करवाए हैं मैंने, इसमें डिट्टो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल जाएंगे, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाले हैं, CGL भी और इवन CHSL भी, ठीक है, दोनों एग्जाम्स में। तो आप लोगों के पास ज़्यादा समय तो है नहीं, बस ये समझ लीजिए कि ये आपको टॉनिक दी जा रही है, और इस टॉनिक को गट गट करके पी जाइए। और बाद में अभी ना पूछे डॉक्टर, विश्वास, अगर विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं विश्वास है फिर भी पीजिए, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। कहने का मतलब समझ रहे हो, आप स्वस्थ हो जाएंगे, और आपका नंबर कम से कम अगर 30 भी मैथ में आ रहा होगा तो 45+, अगर 10 सेट अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली चले जाओगे। बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सारी प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर वाली जो भी कर पाओ कर डालो। प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट का मैंने टेलीग्राम पे एक शेयर कर रखा है ऑर्डर, उस ऑर्डर में कर सकते हैं, जो आपने नहीं किया वो आप चेक कर सकते हैं। बाय बाय।